हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और अप्लाइड फिज़िक्स 2 के एक नए वीडियो में हम आपके पास फिर से आए हैं। और ये यूनिट नंबर 5 स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व का पहला वीडियो है। और इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके MCQ पैटर्न पे हैं। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे। और ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर जो कंसेप्ट्स बताए जा रहे हैं उनको जो है समझेंगे जब आप, तो एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चंस और बनते चले जाएंगे। सारे कंसेप्ट्स जब आपस में लिंकअप हो जाएंगे तो आप कई सारे और क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप ऐसे कह सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स है, या फिर आप ऑप्शन बना लें हाँ नहीं, नन ऑफ द दीज, या ए और बी दोनों। तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चुंबक, अगर मेरे पास सपोज़ करिए ये चुंबक है और नॉर्थ साउथ इसके पोल हैं, तो ये अलग नहीं किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था +Q और -Q, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस है, इनका अस्तित्व है अलग अलग। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। नॉर्थ होगा तो साउथ भी साथ में होगा, आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं, ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबक निम्न पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए चुंबक जो है वो जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनको सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और लौह चुंबकीय पदार्थों में लोहा, निकल, कोबाल्ट ये तीनों ही आते हैं। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं प्रति, ये जिनको कि डाया बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक होते हैं अणु, जिनको कि पैरा बोलते हैं। और एक होते हैं लौह, जिनको कि फेरो बोलते हैं। तो अणु भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसका अट्रैक्शन इतना नहीं होता कि साफ साफ दिखाई दे। और लेकिन फेरो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि उनका अट्रैक्शन आमतौर पे साफ साफ दिखाई देता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन ये प्रतिकर्षण भी हमें फील नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में इन दोनों चीज़ों को लोग नहीं जानते थे, केवल इसे ही जानते थे। लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल अगर इस अर्थ पे है तो वो इन तीनों में से किसी न किसी कैटेगरी में होगा। हर मटेरियल मैग्नेटिक है, चाहे वो प्रति हो, या फिर वो अणु हो, या फिर वो लौह हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, अट्रैक्ट, रिपेल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए सिमिलर पोल्स मतलब जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए NS हो गया ये और NS हो गया ये, तो N और N सिमिलर पोल्स हैं। ये एक दूसरे को आप जानते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं चुंबकों के असमान या विपरीत ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, आकर्षित, प्रतिकर्षित, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए असमान या विपरीत ध्रुव यानी कि एक नॉर्थ है साउथ इस तरह, और एक इधर साउथ नॉर्थ इस तरह है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए ये विपरीत ध्रुव है NS, तो आप जानते हैं हमेशा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यदि चुंबक टूटता है तो ध्रुव N व S अलग अलग हो जाते हैं, टुकड़ों में नए N व S ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमने पहले ही बताया है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और उसमें नॉर्थ साउथ पोल हैं, और अब यहाँ पे कहा जा रहा है तोड़ दें, तो देखिए टूटने पर हमने बताया है कि N और S अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर आप इन्हें तोड़ देंगे तो तुरंत यहाँ पर टूटे हुए टुकड़ों में, अगर ये इस तरह से समझ लीजिए, सपोज़ एक टुकड़ा ये बन गया, इधर वाला लेफ़्ट वाला और राइट वाला ये बन गया, तो N और S किनारों पर ये तो थे ही थे। अब यहाँ पर ये टूट करके हर एक टुकड़ा, तो प्रत्येक टुकड़ा यहाँ पर जो है वो पूर्ण चुंबक बन जाएगा। यानी कि N यहाँ पर है तो यहाँ पे S, और S यहाँ पे है तो यहाँ पे N डेवलप हो जाएगा। तो इस वजह से टुकड़ों में नए N व S ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, उपरोक्त दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो क्या कहलाते हैं, क्या, तो वो सारे के सारे जो हैं वो आपके चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और बाकी जो हैं वो अचुंबकीय पदार्थ, तो उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। उपरोक्त दोनों भी सही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही माना जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप ये देखिए
कि अचुंबकीय पदार्थ वैसे तो आज की डेट में नहीं होता है प्रति या अणु, लेकिन प्रति या अणु का जो भी अट्रैक्शन है, रिपल्शन होता है, वो इतना विजिबल नहीं होता है कि चुंबक जो है वो अपनी तरफ खींच पाए। हल्का फुल्का अट्रैक्शन लगता है, तो इसलिए अचुंबकीय पदार्थ को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे और ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, इसका मतलब वो सारे के सारे अचुंबकीय यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर आघूर्ण का अनुभव करती है और एक निश्चित दिशा में ठहरती है कहलाता है। तो चुंबक, जैसे ये चुंबक हो गया हमारे पास NS और इसके पास आपने मैग्नेटिक नीडल रख दी, तो वो इस दिशा में मान लिया रुक गई, तो वो इसका मतलब इस मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसी वही चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर आघूर्ण लगा रहा होगा और वो आघूर्ण की वैल्यू कितनी होगी, तो वो टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। हम पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लासेस में डिटेल में, तो ये वो इतना टॉर्क लगाएगी और उसके हिसाब से ये सुई वैसे तो नॉर्थ साउथ में रुकती होगी अर्थ के जो नॉर्थ साउथ है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इस मैग्नेट की वजह से वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। तो वो क्षेत्र जो है क्या कहलाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र। देखिए चुंबक में वैद्युत क्षेत्र तो होता नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत धारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, गाउस, न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए टेस्ला भी होता है, गाउस भी होता है, ये CGS में यूनिट होती है, SI में होती है, SI में ये भी होती है, तो इसलिए तीनों ही सही हैं। तो इसका मतलब उपरोक्त सही सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है, ये बंद व काल्पनिक वक्र हैं। ये भी ठीक बात है कि ये बंद और काल्पनिक वक्र हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे घुसती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं, तो बंद वक्र हैं। और काल्पनिक का मतलब है वास्तव में नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट के चारों तरफ कोई वायर जैसा स्ट्रक्चर दिखे, ये काल्पनिक होते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। रेखाओं पर स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है, ये भी सही है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें, तो इस पॉइंट पे चुंबकीय, इस मैग्नेट की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बताएगा। कितना तो नहीं बता सकता, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बताएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद तीसरा है कि चुंबकीय बल रेखाएँ नॉर्थ ध्रुव से पैदा होती हैं और साउथ ध्रुव पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है, देखिए नॉर्थ से पैदा होना, जनरेट होना और साउथ पे टर्मिनेट होना, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये अंदर भी इनकी एग्जिस्टेंस रहती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, ए और बी जो कि सही भी हैं। तो इसका मतलब ए सही है, बी सही है और दोनों सही हैं, इसका मतलब दोनों हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। जल्दबाजी में कभी भी ऐसा मत करिएगा कि ए सही है तो आप ए पर ही टिक लगा दें। बाकी 3 गलत हैं, उनको भी ध्यान दीजिए कि बाकी 3 अगर गलत हैं तभी आपका ए सही होगा। हो सकता है 2 सही हो और दोनों की बात कहीं और कर दे, तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका फिर ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ विभाजित किए गए हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, उपरोक्त सभी। तो तीनों कैटेगरी हमने पढ़ी हैं डिटेल में कि ये 3 कैटेगरी होती हैं। इनमें डिफरेंस भी देखा है हमने थ्योरी क्लासेस में, तो यानी कि सभी जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सत्य है। पहला है, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। काइयम इनका जो है <0 होता है, ये भी सही लग रहा है। म्यू आर जो है वो <1 होता है, ये भी सही है, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काइयम होता है और काइयम जो है नेगेटिव है तो 1 से थोड़ा छोटा ही हो जाएगा। एग्जैक्टली बोले तो 1 से थोड़ा सा ही कम होता है, और इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त तो सभी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सत्य है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, ये भी सही है। काइयम <0 होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी सही है। म्यू आर <1, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर करने हैं कि प्रति के लिए क्या होता है, अणु के लिए क्या होता है, लौह के लिए क्या होता है, तो हमारी थ्योरी क्लासेस को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में हमने ये सब समझाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सत्य है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, ये भी सही बात है। काइयम वेरी हाई, बिल्कुल सही बात है, अत्यंत उच्च होता है। म्यू आर <1, ये भी अत्यंत उच्च होता है।
तो इसका मतलब उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखते हैं अंतिम कक्षा में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्म इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हैं वो होते हैं जिनमें कि वैसे तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो अपोजिट उसके मैग्नेटाइज हो जाते हैं हल्का सा। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, इसका मतलब अंतिम कक्षा में उनके युग्म इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, तभी जा कर के वो पेयर बना के एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। अगर आप अयुग्मित रखोगे इलेक्ट्रॉन तो उस केस में उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। तो इसलिए अंतिम कक्षा में युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट माना जाएगा। इसकी फिर से अगर यही आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप थ्योरी क्लास में रेफ़र करें, वहीं पर आपको ये समझ में आएगा। डायरेक्ट ये एमसीक्यू में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो एमसीक्यू काफ़ी सारे हो सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ने से आप सारे एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर सकते, कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स डेवलप करिए तभी जा कर के एमसीक्यू तो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करने का एक तरीका है बस। अगर आप केवल एमसीक्यू पढ़ के सोचते हैं कि हम एमसीक्यू तैयार कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं अंतिम कक्षा में युग्म इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर से वही बात है, अंतिम कक्षा में इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हर मॉलिक्यूल इनका जो हर एटम जो है वो थोड़ा थोड़ा डाइपोल मोमेंट रखता है अपने पास। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लौह चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, वही चीज़ है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट। तो देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ होते तो वो अणु ही हैं, बस उसमें डोमेन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट यही चीज़ रखोगे, क्योंकि अनपेयर्ड में है और फिर उसके बाद वो मिला करके यहाँ पे घटना, एक नई घटना जो घटती है वो वही है कि यहाँ पे जो है क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेनन की वजह से डोमेन्स बनने लगते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शंस वाले जो एटम्स हैं जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, वो आपस में ग्रुप बनाने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और इस तरह से डोमेन का फॉर्मेशन होता है। तो बाकी वो अनुचुंबकीय की तरह है, बस यहाँ पे डोमेन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था लास्ट ऑर्बिट में, और यहाँ भी जो है वो अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लौह चुंबकत्व की व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, डोमेन के घूर्णन द्वारा, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ द एबव। तो लौह चुंबकीय के जब एक्सप्लेन करते हैं तो दोनों तरह से होता है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होती है तो परिसीमाओं का विस्थापन होता है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्रीज होता है, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो तो वो पूरे के पूरे डोमेन को ही घुमा देती है। तो इस वजह से ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब सी पार्ट, उपरोक्त दोनों, ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन क्या होते हैं? ऐसे द्विध्रुव परमाणु का संग्रह है जिनका द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। ऐसे परमाणु जिनका अष्टक पूर्ण होता है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अष्टक पूर्ण अगर होगा तो फिर तो यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि हम जानते हैं कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, बी। तो सी भी नहीं सही हो सकता है और डी भी नहीं, क्योंकि ए सही है। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्यूरी ताप होता है, वह ताप जिसके ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय हो जाता है, वह ताप जिसके ऊपर लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय हो जाता है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गर्म करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो ताप जिसके ऊपर, मतलब जिसके और ज़्यादा गर्म करने पर लौह जो है वो अणु में बदल जाए, ये चीज़ जो है वो आपकी सही है, यही क्यूरी टेम्परेचर होता है। जिसके ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ लौह बन जाता है, ऐसा नहीं, गरम करते करते अणु लौह कभी नहीं बन सकता। हाँ, लौह अणु बन सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसलिए जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, तथा जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। तो जो उसमें बचा मैग्नेटाइजेशन, वो चीज़ क्या कहलाती है? तो देखिए नीचे यहाँ पर धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व, ये सही बात है। कोर्सिविटी, निग्राहिता, ये नहीं कहलाती है। निग्राहिता तो वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है जिस पर कि मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए निग्राहिता ये नहीं हो सकती। उपरोक्त दोनों भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, सही नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट है। अगर मैं इसे ग्राफ से समझाऊं तो देखिए पहले हमने मैग्नेटाइज़ किया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है पदार्थ के अंदर। मैग्नेटाइज़ किया और फिर उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा रहे हैं बाहर से,
तो देखिए ये ज़ीरो पे नहीं आ रहा है, बल्कि इतना मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रह जा रहा है। इसी को हम जो है वो अवशेष चुंबकत्व यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, और इसे धारणशीलता, रिटेंटिविटी या रेमेनेंस कुछ भी करके बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, विपरीत चुंबकीय क्षेत्र का मान जिसके लिए अवशेष चुंबकत्व का मान 0 हो जाता है कहलाता है। तो ये देखिए ये निग्राहिता की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशंस जब तक क्लियर नहीं होंगी आपको ये MCQ समझ में नहीं आएंगे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे निग्राहिता जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसको निग्राहिता की डेफिनेशन पता है थ्योरी में वो तुरंत समझ जाएगा, जिसे नहीं पता है वो उसे लगेगा कि मुझे तो रटना है। तो सीधा सा लॉजिक है, मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, बिना मेहनत के आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह घटना जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के पीछे बना रहता है पूरे चक्र में कहलाती है। तो पदार्थ का चुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से पीछे है तो ये घटना आपकी जो है वो शैथिल्य कहलाती है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, स्थिर चुंबकत्व, स्थिर वैद्युतिकी, ये सब कुछ नहीं, वो चुंबकीय शैथिल्य, ये आपका जो है वो सही ऑप्शन होगा। पीछे बने रहने को मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया, पीछे बना रहना मतलब सुस्त रहना, सुस्त को यानी कि शिथिल रहना यानी कि शैथिल्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए लंबा क्वेश्चन है, संलग्न शैथिल्य वक्रों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो आप थ्योरी क्लास में अगर याद करिए तो मैंने आपको बताया था कि एक वक्र A है और एक वक्र B है, और ध्यान दीजिए नरम लोहे का जो होता है वो पतला होता है और लंबा होता है, और स्टील का जो होता है वो मोटा होता है और छोटा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा गए होंगे कि ये वाला वक्र जो ये पतला लंबा है ये यानी कि ऑप्शन ये B जो है वो नरम लोहे का है और ये सॉफ्ट आयरन का, और ये वाला जो है वो स्टील का है। यानी कि इसका जो है वो निग्राहिता कम है नरम लोहे की, और स्टील के लिए अगर हम देखें निग्राहिता इतनी सारी है। हाँ, अवशेष चुंबकत्व तो जो है स्टील के लिए कम है और नरम लोहे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप अगर देखें तो स्टील का एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ज़्यादा है और नरम लोहे का एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप कम है। तो कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके देखिए डायग्राम से ये सारी बातें तो आपको तुरंत पता लग ही जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, वक्र A नरम लोहे तथा B सख्त लोहे का है। वक्र A नरम लोहे का और ये सख्त लोहा यानी कि स्टील है, गलत बिल्कुल। देखिए हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है, ए ऑप्शन आपका गलत है। बी पार्ट है, देखिए वक्र A सख्त लोहे या स्टील का है जबकि B जो है नरम लोहे का है, तो A सख्त लोहे का है, तो ये सही बात है बिल्कुल, यानी कि A ऑप्शन गलत है, B ऑप्शन आपका सही है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव ये भी नहीं हो सकता, डी नन ऑफ द अबव ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे B ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट माना जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। नरम लोहा रखता है उच्च धारणशीलता व निम्न निग्राहिता, निम्न धारणशीलता व निम्न निग्राहिता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर पिछले क्वेश्चन का ग्राफ आपको अभी तक याद है तो देखिए नरम लोहे की खासियत यह है धारणशीलता तो उच्च है लेकिन निग्राहिता इसकी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर देखिए निम्न धारणशीलता व निम्न निग्राहिता, और यहाँ पे उच्च धारणशीलता व निम्न निग्राहिता, तो ये ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट माना जाएगा। धारणशीलता तो सही है, उच्च होती है, लेकिन निग्राहिता जो है इसकी निम्न होती है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने मैग्नेटिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक आराम से पहुंचता रहे और वो कोई भी वीडियो देखने से छूट ना जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।